हेलो फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर प्रोग्राम की जो क्लास चल रही है दैट इज स्पेशली डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर कमिंग एग्जाम्स लाइक यूपी आपका एचसीएस हो गया, एचएससी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। इन तमाम एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? लेजर इंटरफेरोमीटर, गुरुत्वाकर्षण तरंग वेधशाला, यानी अंग्रेजी भाषा में अगर बात करें तो क्या है ये? लेजर इंटरफेरोमीटर। लेजर इंटरफेरोमीटर, राइट। लेजर इंटरफेरोमीटर, ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ये है LIGO। ये LIGO जो है, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत के किस राज्य में स्थापित की जाएगी। तो ये LIGO जो है ये स्थापित की गई थी पहले यूएसए के अंदर दो जगह पे। इसको जो है ग्रेविटेशनल वेव की स्टडी के लिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल वेव से हम लोग फाइनली यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। जो ब्लैक होल है वो बाकी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, अगर हम लोग कोई भी चीज़ वहाँ पर भेजते हैं तो ग्रेविटेशनल वेव्स फाइनली बच जाती है। अगर इनको हम अच्छे से स्टडी करते हैं तो इनसे हम लोग यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो इसके लिए जो है एक LIGO ऑब्जर्वेटरी बनाई हुई है। LIGO जो है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव, LIGO, ठीक है ना। ऑब्जर्वेटरी बन गया, ओ से ऑब्जर्वेटरी बन गया। तो L ये हो गया LIGO, L लेजर से L हो गया, ठीक है। L I और G और O, ठीक है। ये है LIGO। तो LIGO ऑब्जर्वेटरी जो है ये L शेप के अंदर ऐसे बनाई जाती है, L शेप के अंदर, ठीक है। ये ऑलरेडी बनाई हुई है दो जगह पर ऑलरेडी बनाई हुई है। एक तो यूएसए के अंदर है दोनों ही, एक है हैनफोर्ड में, ठीक है। एक तो यूएसए के अंदर हैनफोर्ड में बनी हुई है, दूसरी यूएसए के अंदर ही लिविंगस्टन के अंदर बनी हुई है। लिविंगस्टन इन यूएसए, ठीक है। ये दोनों जगह बनी हुई है यूएसए के अंदर, जो है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर दो जगह बनी हुई है, हैनफोर्ड और लिविंगस्टन। इसके अलावा जो है ये तीसरी इस तरह की यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका से बाहर तीसरी इस तरह की भारत में स्थापित हो रही है। ये कहाँ पर हो रही है ये पूछ रहा है। तो भारत के अंदर हिंगोली के अंदर जो है, इंडिया के अंदर जो है हिंगोली कहाँ है? हिंगोली इज इन महाराष्ट्र। तो वहां पर ये सेटअप हो रहा है भारत के अंदर, हिंगोली के अंदर। ये बात ध्यान रखना है। ये जो आपकी LIGO है, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर अभी वेव्स के बारे में कुछ और जो है स्टडी हुई थी, और जो है वेव्स को, ग्रेविटेशनल वेव को फिर से नोट किया गया था इसके अंदर। पहले 2017 में इस तरह से हुआ था, अब फिर से हुआ है। तो ये थोड़ा न्यूज़ में आता है, तो उसके बाद इसके क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इंडियन जो साइंटिस्ट है वो भी इसके बारे में स्टडी करे। इसके लिए LIGO को जो है भारत में स्थापित किया गया है। और भारत में कहाँ किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र के हिंगोली में। ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो कहाँ लिखोगे? ये है आपका महाराष्ट्र, कहाँ दिख रहा है? ये C जो है महाराष्ट्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र का कैपिटल क्या है? बॉम्बे, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र का करंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, राइट। इसके अलावा मैंने महाराष्ट्र के अंदर आप लोगों को बार बार बताया है कि महाराष्ट्र के अंदर जो बॉम्बे हाई है, मुंबई से थोड़ा सा पश्चिम की तरफ समुद्र के अंदर, अरेबियन सी के अंदर, जो है भारत में सर्वाधिक पेट्रोलियम का भंडार है वहाँ पर, वो बात आपको नहीं भूलनी है, ठीक है ना। इसके अलावा भी बहुत कुछ, तो ये आप ध्यान रख लेंगे LIGO के बारे में। हैनफोर्ड और लिविंगस्टन के जो यूएसए के अंदर, इसके बाद वहाँ से बाहर पहली है भारत के अंदर ये हिंगोली के अंदर, ठीक है। वर्ल्ड में भी यूएसए से बाहर अगर बात करें तो इस तरह की जो है LIGO वो पहली है। इसके अलावा वैसे जर्मनी में भी है, जापान में भी है, बट इस तरह से जो यूएसए से बाहर लगी है ये LIGO एक्चुअल में, वो भारत के अंदर ही जो है हिंगोली के अंदर लगाई जा रही है। तो ये ध्यान रखना, क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? 107वीं विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, 107वीं विज्ञान कांग्रेस जो थी उसका आयोजन किस राज्य में किया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन है, किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया? तो ये ध्यान रखना है आपको, किस राज्य में किया गया? किस राज्य में किया गया बता दीजिएगा फटाफट से। कहाँ हुआ था 107वीं विज्ञान कांग्रेस का? तो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, तीन चीज़ें ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। जो 106 उससे पहले
फर्स्ट। पहली जो विज्ञान कांग्रेस है, विज्ञान कांग्रेस की स्थापना क्यों की हम लोगों ने? ताकि भारत में विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की थी 1914 के अंदर। 1914 के अंदर विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की और पहली कलकत्ता के अंदर हुई, कलकत्ता में स्थापना हुई, कलकत्ता के अंदर पहली विज्ञान कांग्रेस हुई थी 1914 के अंदर। इतनी बात याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद फिर आ जाओ अभी लेटेस्ट पे। 106वीं जो है वो 3 से 7 जनवरी 2019 में कहाँ हुई? पंजाब के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर हुई? पंजाब के अंदर। लेकिन ये बीत चुकी है, इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं ध्यान रखना है। 107वीं जो कि इस साल हुई है 3 से 7 जनवरी 2020। ठीक है, ये 3 से 7 जनवरी 2020 जो है ये कहाँ पर हुई है? ये हुई आपकी बेंगलोर के अंदर, कर्नाटक में। बेंगलोर कर्नाटक के अंदर हुई है। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटक के अंदर जो बेंगलुरु की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज जो है बेंगलुरु, उसके अंदर हुई है। कहाँ पर हुई है ये? इसके बारे में थोड़ा सा मैं यहीं पर बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज कहाँ? बेंगलोर। तो वहाँ पर हुई है ये, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। 107वीं विज्ञान कांग्रेस जो है 3 से 7 जनवरी 2020 बेंगलोर के अंदर जो है, बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर, वहाँ पर हुई है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर अगर थीम पूछ ले आपसे कि इसकी थीम क्या थी, तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी थीम 2020। 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट, इन रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ये इसका थीम था इस बार का 2020 का, ग्रामीण विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो है वो थीम था। ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? इसके बाद जो है इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है जो आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी रूप में आपसे पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है ना? इसके अलावा अगर और बात करें तो देखिएगा और क्वेश्चन बन सकता है कि 108वीं जो है, अब 107 हो चुकी है, 108वीं विज्ञान कांग्रेस कहाँ होगी? तो 108वीं विज्ञान कांग्रेस जो है वो 3 से 7 जनवरी 2021 कहाँ होगी? ये होगी आपकी पुणे के अंदर। पुणे के अंदर जो है 108वीं विज्ञान कांग्रेस भी अगर पूछे तो पुणे के अंदर होगी 2021 में 3 से 7 जनवरी। और इसके अंदर जो थीम है वो है वुमेन डेवलपमेंट से या वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित। इसकी थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। समझ रहे हैं आप लोग? इसकी थीम क्या है? थीम 2021 बता देता हूं मैं अभी थोड़ा सा इसको। साइंस एंड टेक तो सेम रहेगा, साइंस एंड टेक। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा? साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तो रहना ही रहना है। इसके आगे आ जाएगा फॉर डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दो। विद वुमेन एम्पावरमेंट, राइट? तो ये जो है ये थीम रहेगा 2021 का। क्लियर? इसमें जो है 106, 7, 8 मैंने आपको तीनों ही बता दिए। 106, 7, 8 जो है वो मैंने आपको तीनों की तीनों ही बता दिए, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और पहली जो है 1914 के अंदर, कलकत्ता के अंदर। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि ये क्यों है, साइंस को बढ़ावा देने के लिए, भारत में साइंस को बढ़ावा देने के लिए जो है ये बनाई गई है या इसकी शुरुआत की गई थी 1914 के अंदर, कलकत्ता के अंदर। राइट? तो इतना ध्यान रख लेंगे आप लोग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी बता दो फटाफट से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में कहाँ? बेंगलोर। क्लियर है इतनी बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 2020 को किस रूप में नामित किया गया है? जो 2020 वर्ष है इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस जो है रूप में नामित किया गया, ये पूछ रहा है। बताओ शाबाश फटाफट से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, किसके रूप में किया गया बता दीजिएगा। 2020 जो है उसको किसके रूप में नामित किया गया है बताओ। पोषण वर्ष, बाल स्वास्थ्य वर्ष, महिला स्वास्थ्य वर्ष, नर्स व मिडवाइफ वर्ष, किसके रूप में नामित किया गया WHO? क्या है इसका करेक्ट आंसर? नर्स व मिडवाइफ वर्ष। ठीक है,
नर्स एंड मिडवाइफ वर्क्स के रूप में जो है किया गया है। ये एक्चुअल में क्या है, एक समाज सुधारिका थी जिसका जन्म हुआ था 1820 के अंदर। 1820 के अंदर जन्म हुआ था उनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये एक समाज सुधारक थी, ये लेडी, और इनका जन्म हुआ था 1820 के अंदर। 1820 में जन्म हुआ था और इन्होंने क्या है, जो क्रीमिया का वॉर था, क्रीमियन वॉर हुआ उस टाइम पर क्रीमियन वॉर के टाइम जो सैनिक थे, जो घायल सैनिक थे, उनके लिए कैंप लगाया था, उनकी चिकित्सा के लिए या उनका इलाज के लिए कैंप लगाया था, ठीक है ना। इन्होंने क्रीमियन वॉर के दौरान जो है उनको जो घायल जो सैनिक थे उनके लिए चिकित्सा कैंप लगाया था इन्होंने उस टाइम पर। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में है ये चीज़, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो है 1820 में जन्म, तो 1920 से फिर 2020, आज 200 वर्ष हो गए पूरे, तो इनके लिए जो है ये किया गया। इतना बात आप ध्यान रख लेंगे। तो 2020 जो है उसको इसीलिए नर्स व मिडवाइफ वर्क्स के रूप में कहा गया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा WHO की बात करें तो WHO की स्थापना कब हो गई थी, WHO की बात कर लेते हैं थोड़ा। WHO की स्थापना कब हुई बताइए। WHO की स्थापना कब होगी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना कब हो गई थी, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी इसकी, 7 अप्रैल 1948। और अब क्वेश्चन आपके लिए है, तो मैंने बता दिया कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, ये आपको बताना है। मैंने 7 अप्रैल 1948 आपको बता दिया, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, मुख्यालय कहाँ पर है WHO का, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर मुख्यालय है। हेडक्वार्टर्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, मुख्यालय है, ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है, इसके वर्तमान में जो है अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अदानोम जो है, टेड्रोस अदानोम जो है अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। टेड्रोस अदानोम अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में, अगर ये पूछा जाए कहीं तो अध्यक्ष कौन है, टेड्रोस अदानोम जो है वर्तमान में अध्यक्ष है। क्लियर है। तो इतनी बात आपको WHO के बारे में। और हाल ही में किस देश ने जो है WHO से अलग होने की या WHO से अपने रिश्ते समाप्त करने की घोषणा UN के अंदर की है, यूनाइटेड नेशन को इस बात की सूचना दे दी है कि हम लोग WHO से अलग हो रहे हैं, तो वो कौन सा देश है वो बता दीजिएगा फटाफट से। तो ये किसने किया है, USA ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो है उससे अलग होने की घोषणा कर दी है। बोल रहा है कि जो कोविड-19 है, कोरोना के दौरान चीन का साथ दिया है उसने और जानकारियां प्रॉपर नहीं दी है विश्व को, इसलिए समस्याएं ज़्यादा हुई है। तो इसके लिए जो है उन्होंने अपना जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी करता है US से WHO के अंदर, इसमें भी कोई शक नहीं है, फिर भी अपने आप को अलग कर लिया है, तो ये आपको ध्यान रखना। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया था, WHO के बारे में हम लोगों ने थोड़ी सी बात कर ली, नर्स व मिडवाइफ वर्क्स जो है 2020 को घोषित किया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, पाटन पटोला को GI टैग किस राज्य के उत्पाद के रूप में दिया गया है। पाटन पटोला जो है उसको GI टैग किस राज्य के उत्पाद के रूप में दिया गया है बताइए। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली। विच स्टेट, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और नई दिल्ली, किस राज्य को दिया गया पाटन पटोला। पाटन पटोला, देखिएगा मैं इससे पहले आपको एक बात बता देता हूं, KVIC क्या है। KVIC खादी विलेज इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन जो है, सॉरी कमीशन जो है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, ये जो है शुरुआत कर रहा है गुजरात के अंदर एक सिल्क सेंटर या सिल्क प्रसंस्करण जो सेंटर लगा रहा है वहां पर 75 लाख की लागत के साथ, जिसमें से 60 लाख जो है KVIC दे रहा है, ठीक है, बाकी का 15 लाख इधर उधर से होगा। तो ये KVIC जो खादी विलेज क्या है, क्या काम करता है। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का काम क्या है, इसका काम यही है कि ग्रामीण स्तर पर जो है खादी को बढ़ावा देना और लघु उद्योग को बढ़ावा देना, ये इसका काम है KVIC का। इसकी स्थापना भी अगर बात करें, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है इसकी स्थापना भी कब होगी थी, खादी ग्रामीण इंडस्ट्री कमीशन कहते हैं इसको। इसकी स्थापना हुई थी
केवीआईसी एक्ट के तहत, केवीआईसी जब मैं बोल रहा हूं तो सीधा आपको समझ लेना है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की बात कर रहा हूं। इसका एक्ट जो है 1956 के तहत जो है स्थापना हुई थी। ये बात भी आपसे पूछ सकता है, केवीआईसी एक्ट 1956 के तहत जो है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की स्थापना हो गई थी। ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है इसके बारे में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, मुंबई के अंदर मुख्यालय है, हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई, राइट। तो इतना ध्यान रख लेंगे, मुख्यालय इसका कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो जीआई टैग की बात कर रहा है, तो जीआई टैग किस राज्य में के उत्पाद के रूप में इसको दिया गया है, तो गुजरात के अंदर, गुजरात के अंदर पाटन के अंदर जो है ये काफी प्रचलित है और वहीं पर दिया गया है, रेशम से बनाई जाती है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जीआई टैग के बारे में आपको पता है, जीआई टैग जो है वो कौन से एक्ट के तहत दिया जाता है, तो जीआई टैग जो है आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, यानी जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी एक्ट जो है, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन कह सकते हो आप इसको, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इसके तहत दी जाती है जीआई टैग एक्ट 1999। इसके तहत जो है जीआई टैग दिया जाता है, जिससे प्रोटेक्शन दी जाए उस किसी भी सामान को, किसी भी पर्टिकुलर गुड्स को, कोई भी पर्टिकुलर जो कोई भी चीज़ है, जैसे कि आपका संतरा हो गया, चाहे वो केसर हो गया, ठीक है, तो वो किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए है जिसको 10 वर्ष के लिए प्रोटेक्शन दे दी जाती है कि वो उसी एरिया का जीआई टैग हो गया, उसी चीज़ की स्पेसिफिक चीज़ है उस एरिया की, तो ये इसके लिए दिया जाता है। 1999 एक्ट के तहत दिया जाता है। अगर इसके अंदर बात करें तो गुजरात के अंदर जो है, गुजरात के अंदर इससे पहले जो है कच्छ एम्ब्रॉयडरी जो है इसको मिला था अभी हाल ही में, कच्छ एम्ब्रॉयडरी को मिला हुआ है। इसके अलावा और क्या हो गया, पातन पटोला पूछ लेगा क्या है, तो आप लोग कुछ और ही मत निकाल लेना इसका मतलब, पटोला पातन का ये क्या है, ये आपका है साड़ी, ठीक है, जैसे बनारस की साड़ी वेरी वेरी फेमस, उसी प्रकार से पातन पटोला जो है ये आपका गुजरात का हो गया, राइट। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो सबसे पहला जीआई टैग जो है वो किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय को 2004-05 के अंदर सबसे पहला जीआई टैग मिला था। इसके अलावा अभी हाल ही में कश्मीर के केसर को मिला है, वेरी वेरी फेमस, कश्मीर का केसर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा उत्पादन केसर का कश्मीर में होता है। इसके अलावा जो है अगर बात करें तो कड़कनाथ चिकन, मध्य प्रदेश का झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के अंदर कड़कनाथ चिकन वेरी वेरी फेमस, ब्लैक चिकन होता है बाकी चिकन से थोड़ा हटके, उसको मिला है कड़कनाथ चिकन, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। इसके अलावा सिरसी सुपारी आपकी कहाँ पर है, कर्नाटक का जो है इसको मिला है सिरसी सुपारी को। तो ये तमाम जो है जीआई टैग के बारे में थोड़ा सा और आइडिया रख लेना आपको, क्लियर है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जीआई टैग किस राज्य के उत्पाद के रूप में मिला है, पातन पटोला को, तो पातन पटोला को किस राज्य के रूप में मिला है, गुजरात के अंदर, क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन में, केवीआईसी का ध्यान रख लो कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1956 के एक्ट के तहत हुई थी, क्लियर है। इसके अलावा सिल्क जो है साड़ी सिल्क की बनी होती है, ये रेशम या सिल्क की, ठीक है, रेशम की। और सिल्क सेंटर जो है भारत के अंदर भागलपुर जो है, भागलपुर बिहार जो है वेरी वेरी फेमस फॉर सिल्क, भागलपुर जो है बिहार के अंदर ये बहुत ज़्यादा सिल्क के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर इन बिहार जो है वो रेशम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, राइट। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नई और उभरती हुई रणनीतिक प्रौद्योगिकियों, देखिएगा इस चीज को आप लोग जो है थोड़ा तोड़ के देखिएगा, न्यू एंड एमर्जिंग, नेक्स्ट है ये क्या है, न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज क्या हो गया, नेस्ट, क्या बन गया इसका, नेस्ट बन गया। न्यू एंड एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है, न्यू एंड स्ट्रेटेजिक जो एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी है, यानी नई और उभरती हुई, न्यू माने नई, एमर्ज माने उभरती हुई, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज रणनीतिक प्रौद्योगिकियां किस मंत्रालय के तहत बनाया जाएगा, तो ये क्या होती है। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है, स्पेशली विदेश मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ होम जो एक्सटर्नल अफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है, विदेश मंत्रालय जो है, उसने एक ये शुरू किया है नेस्ट नाम से प्रोग्राम। इसमें क्या कर रहा है मुख्य रूप से कि जो घरेलू निवेश है और बाहरी निवेश है, बाहरी मतलब दूसरे देशों से भी निवेश आए, उनको हम लोग नेस्ट में इन्वेस्ट करवाएं। नेस्ट में इन्वेस्ट करवाने का मतलब क्या है, न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की बात करें तो क्या है, ये होती है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पूरा जमाना आगे आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे टिका हुआ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है ना, ये सब चीज़ें भविष्य यही है। ज़्यादा से ज़्यादा जो आज हम लोग जिन चीज़ों को सोच रहे हैं वो होगी, ठीक है। हम लोग हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं इंटरनेट के थ्रू, रिमोट के थ्रू, तो वो सारी चीज़ें जो है लेटे लेटे करोगे आप लोग। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, IoT, वेरी वेरी फेमस IoT। IoT क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, ठीक है। हर चीज़ आपकी इंटरनेट से जुड़ी हुई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अलावा 5G हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ये न्यू एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है, जिसके मिनिस्टर कौन है वर्तमान में, मंत्री कौन है हमारे, विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर, जो हमारे वर्तमान में मिनिस्टर है। क्लियर है? तो इन्होंने जो है ये शुरू किया है, तो किसके अधीन हो जाएगा ये बता दीजिएगा फटाफट से आंसर इसका, विदेश मंत्रालय, यानी C करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा, नेस्ट किसके अधीन है, नेस्ट क्या है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है। विदेश मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो है एक प्रोग्राम चलाया था, उसका क्या नाम है, तो इस टाइप से जो है हाल ही में प्रोग्राम चलाया था नई और उभरती हुई रणनीतिक प्रौद्योगिकी के लिए, उसका क्या नाम, तो आपको समझ में होनी चाहिए चीज़ें, फिर आप क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हो, ठीक है। दूसरी बात मैं बार बार रिपीटेडली बोलता हूँ आपको, उसको समझना भी है। ऐसा नहीं है लेटे लेटे देख रहे हो मस्ती में अपनी क्लास को और फिर लेट रहे हो उधर मजा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए, राइट, कॉपी पेन पास में होना चाहिए, जो की पॉइंट्स है उनको नोट करो, मस्ती नहीं करनी है, समझ रहे हो। तो वो आपको की पॉइंट्स नोट होंगे तो बार बार रिपीटेडली आप लोग उनको रिपीट करोगे, रिवाइज करोगे, तो आपके ध्यान में रहेगी चीज़ें, ठीक है ना, नहीं तो भूल जाओगे। चाहे मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, तुम कितना ही अच्छा पढ़ लो एक बार, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो परमानेंटली एक बार बैठ गया दिमाग में फिर भूलोगे नहीं, ऐसा नहीं है। सब्जी काट रहे हो, लड़कियों के लिए स्पेशली, सब्जी काटते काटते देख रही है क्लास को, अच्छा ठीक है दोनों काम एक साथ कर रही हूँ, दोनों काम कर रही है लेकिन वो ठीक नहीं है। लड़के हैं वो कुछ और, एक साइड में गेम भी चल रहा है, साइड में टीवी भी चल रहा है, साथ में क्लास भी देख रहा है, ऐसा नहीं करना। एकदम फोकस्ड माइंड से और कॉपी पेन लेके बैठ के क्लास, क्योंकि हम लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे हैं उनको साथ साथ थोड़ा सा की पॉइंट्स बना लेना। क्लियर है ना? तो तुम ध्यान दोगे इस चीज़ पर, मुझे पूरा उम्मीद है तुमसे। तो विदेश मंत्रालय इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में मारे गए प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी किस देश के हैं? हाल ही में अमेरिका द्वारा ड्रोन हमले में मारे गए जो कासिम सुलेमानी है किस देश के हैं? इराक के हैं, ईरान के, अफगानिस्तान के हैं या सीरिया के हैं? तो देखिएगा मारे गए थे इराक में। कहाँ मारे गए थे? इराक के अंदर मारे गए थे। इराक की कैपिटल के अंदर बगदाद, जो इराक की राजधानी है बगदाद, वहाँ हवाई अड्डे के पास जो है मारे गए थे ये। इराक की कैपिटल जो है वो है बगदाद, वहाँ पर हवाई अड्डे के पास अमेरिकी ड्रोन से हमला हुआ इन पर और मारे गए, इनके साथ 5-6 लोग और मारे गए, ठीक है। तो ये इराक के अंदर मारे गए। पूछ रहा है कहाँ के हैं और क्या थे एक्चुअल में, समस्या क्या थी। देखिएगा अमेरिका की निंदा की इराक ने, ईरान ने कि गलत किया, लेकिन अमेरिका बोला है गलत क्या किया हमने एक टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर को मारा, इसमें क्या है। तो ये टेररिस्ट ग्रुप क्या था एक्चुअल में? इराक के अंदर जो ईरान के अंदर जो है, इराक के अंदर तो मारा गया था, लेकिन कहाँ का था? ईरान का थे। ये जो सुलेमानी जी थे वो कहाँ के थे? वो ईरान के थे। तो यूएस से बोलता है कि ईरान के अंदर जो इनका एक ग्रुप है जिसको नाम दिया गया है ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड्स, उसका नाम क्या है? ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड्स। ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड जो है इनका मिलिट्री ग्रुप है, ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड्स। तो बोला इसको जो है 2019 के अंदर ही यूएसए ने जो है क्या कर दिया था? टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया गया था। टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया था उन 2019 में ही। तो 2020 में सुलेमानी को मार रहे हैं। और सुलेमानी जी तो वो क्या थे? वो इसी के अंडर में आती है कुद्स फोर्स, ठीक है। कुद्स फोर्सेस जो है इसके कमांडर थे सुलेमानी जो थे वो इस कुद्स फोर्सेस के कमांडर थे। अब यूएसए ने ईरान रिवॉल्यूशन गार्ड्स को 2019 में टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया कि ये पूरा का पूरा ग्रुप टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व है। इसी के अंडर में कुछ फोर्सेज आ रहा है जिसके कमांडर सुलेमानी है। तो यूएसए बोल रहा है हम लोगों ने एक टेररिस्ट ग्रुप के कमांडर को मारा है, हमें नहीं पता वो क्या है। तो ये बात जो है ईरान को तो चुभेगी। अब ईरान और यूएसए के रिश्ते इतने मजबूत पहले से भी नहीं है, और मैंने बाद में बताया था कि तेल लेना बंद करना ये इंडिया ने भी कर दिया था उससे, उनके रिश्तों के चक्कर में, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, एनीवे हम लोग उस चीज़ में नहीं जाते हैं अभी। तो इराक के अंदर बगदाद के पास मारे गए थे ईरान के वो
ठीक है, सुलेमानी कहाँ के थे? ईरान के, मारे गए थे इराक के अंदर। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्लियर है ना। और किस तरह से क्या मामला था ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बात करें इराक की, तो इराक की कैपिटल हो गई बगदाद। इसके अलावा इराक की करेंसी क्या है? तो इराक की करेंसी क्या है? इराक की करेंसी है इराकी दिनार। इराक की दिनार जो है वो इराकी दिनार ये इराक की करेंसी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बताऊं आपको ईरान के बारे में, तो ईरान जो है इसकी कैपिटल क्या है? ईरान की कैपिटल तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या है? ईरान की राजधानी है तेहरान। और ईरान की जो करेंसी है वो क्या है? ईरान की करेंसी क्या है? करेंसी है ईरान की ईरानी शियाल, ईरानी रियाल, सॉरी नॉट शियाल, ईरानी रियाल जो है ये करेंसी है इनकी, ईरानी रियाल, क्लियर। तो करेंसी हो गया, कैपिटल हो गया ईरान का, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा ईरान और भारत का क्या मसला जुड़ा हुआ है? ईरान का भारत के साथ आपको पता होगा, अभी पीछे मैंने बताया भी, चाबहार जो पोर्ट है, चाबहार बंदरगाह जो है वो भारत ने ईरान के अंदर डेवलप की हुई है, अरेबियन सी के अंदर, जिसके थ्रू हम लोग ऊपर जो है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो मिडल कंट्रीज है इनके अंदर जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान से जो अटैच होकर फिर ऊपर रशिया तक जाएंगे, फिर इधर यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे हम लोग, क्योंकि पाकिस्तान जो है बीच में आ जाता है। तो इसलिए जो हम लोगों ने ईरान के थ्रू वो बनाया था, लेकिन वहाँ पर जो रेल परियोजना थी उससे भारत को बाहर कर दिया था। तो इस प्रकार की चीज़ें हुई थी। तो चाबहार पोर्ट भी आपको आइडिया होना चाहिए कि भारत का जो है, भारत और ईरान का डेवलप किया हुआ है, क्लियर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किस देश में हत्या हुई कासिम सुलेमानी जी की? ये हत्या हुई इराक के अंदर बगदाद में। लेकिन किस देश के है ये पूछा इन्होंने, किस देश के है पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? ईरान हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन की समझ होनी चाहिए, तो आंसर ईरान हो गया, राइट, आंसर करेक्ट हो गया, क्लियर है। तो इसमें क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्चुअल में लाइमलाइट में रहता है मुद्दा, कि ऐसे किसी के टॉप कमांडर को, किसी कंट्री के जनरल को, यानी टॉप कमांडर को जो है आप लोग मार रहे हो, तो वो थोड़ा सा जो है टॉप जनरल, प्रमुख जनरल है वो उनकी एक तरह से कुद्स फोर्सेस का, तो उसको आप लोगों ने मार दिया इस प्रकार से यूएस ने। तो ये बहुत बड़ी मतलब बात थी अपने आप में, तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये, इसका किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2019। ठीक है, इसको थोड़ा सा इजी बना लेते हैं। प्रतिस्पर्धात्मकता जो है ये थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। क्या है एक्चुअल में? ट्रेवल्स एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। अंग्रेजी भाषा में लिखूं तो ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019। ये जारी कौन करता है? जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है कि किस कंट्री के अंदर जो टूरिज्म और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो किस प्रकार का है। ठीक है, विदेशी पर्यटक कितना आसानी से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। तो भारत का नंबर अभी सुधरा है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 2018 में जो है भारत का 40वां स्थान था। इसके अंदर जो है टोटल 140 कंट्रीज का है इंडेक्स, सॉरी टोटल जो है 140 कंट्रीज का इंडेक्स है, जिसमें भारत का 2019 के अंदर रहा है 34वां। लेकिन जो 2018 के अंदर था उसमें भारत का स्थान था 40वां। तो 40 से 34 पे आगे 6 जो है छलांग मारी हम लोगों ने। और वो भी क्यों? एक तो ई वीज़ा का हो गया। ई वीज़ा के बाद जो है हम लोगों ने जो है टिकट्स है उन पर जीएसटी का कुछ दरें कम कर दी। तो इस प्रकार की चीज़ों के कारण जो है, और 2019 के अंदर जो भारत के अंदर टूरिज्म में 3.2% की बढ़ोतरी भी हुई है। ठीक है ना, 3.2% जो है बढ़ोतरी हुई है टूरिज्म के अंदर, भारत के अंदर 2019 अकेले के अंदर। ठीक है, तो 6 छलांग हम लोगों ने मारी, 40 से 34 पे आ गए हैं अभी 2019 के अंदर। 2018 में 40 पे थे, क्लियर है। इसके अलावा हम लोग अगर बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में, जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से पहले एक चीज और, कि इसमें टॉप कंट्रीज कौन है। इसके अंदर टॉप कंट्रीज जो है वो आपके स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया। इसके अंदर जो टॉप कंट्रीज है इस इंडेक्स के अंदर वो कौन है? ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इधर से मिटा देता हूं मैं। टॉप कंट्रीज कौन है इसके अंदर? इसके अंदर टॉप कंट्रीज है आपके स्पेन, ठीक है, और फ्रांस। ठीक है, इसके अलावा एशिया की अगर बात करें तो चौथे नंबर पे जापान है एशिया का वर्ल्ड के अंदर, बाकी कोई कंट्री नहीं है इतना नज़दीक में। तो फ्रांस, स्पेन जो है ये टॉप मोस्ट कंट्रीज हैं। इसके अलावा अगर WEF की बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम,
इसके द्वारा जो है ये इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, और इसकी स्थापना जो है 1971 में हुई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई है? WEF की स्थापना कब हुई है? 1971। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? मुख्यालय कहाँ पर है इसका? इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना आप लोगों को। क्लियर है ये सारी चीज इतनी? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बता दो फटाफट से अब्बास। ए 34। लास्ट ईयर क्या था? 40। नहीं, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में किस शब्द को दशक के शब्द के रूप में वोट दिया गया है? किस शब्द को जो है दशक के शब्द के रूप में वोट दिया गया है? बता दीजिएगा फटाफट से, किसको दिया गया है? किस वर्ड को दिया गया है दशक के शब्द के रूप में वोट? बताओ शाबाश, किसको दिया गया है? ही, सी, इट, दे। ही को मिला है, या सी को मिला है, या दे को मिला है, या इट को मिला है? विच वर्ड? देखिए मुद्दा क्या है कि प्रोनाउन जो है सर्वनाम आपका दे को मिला है। क्यों मिला है? वर्ड ऑफ द डिकेड जो है, ऐसा क्यों हुआ है? तो लिंग्विस्टिक सोसाइटी है अमेरिका की, एक लिंग्विस्टिक सोसाइटी है अमेरिका की, जिसको यूएस से बोली सोसाइटी या यूएस से लिंग्विस्टिक सोसाइटी बोला जाता है, जिसकी स्थापना 1889 के आसपास हो गई थी। वो इन चीज़ों को देखती है, तो उसने जो है उसके अकॉर्डिंग दे जो है वो सबसे जो है दशक का जो दशक के शब्द के रूप में चुना गया है। ऐसा क्यों? वाई? मुद्दे की बात ये है क्यों? क्योंकि हम लोग ही वर्ड किसके लिए, ही किसके लिए यूज करते हैं? ही करते हैं पुरुष के लिए, सी महिला के लिए। लेकिन अब थर्ड कैटेगरी जो है उसको आर्टिकल आपका जो धारा 377 है उसके तहत जो है ट्रांसजेंडर है पूरी तरह से हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है कि आप लोग उस चीज़ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, वो उनका पर्सनल मामला है। अगर किसी का कोई स्पेसिफिक जेंडर है तो वो आप उसको अलग नहीं कर सकते, वो उसका है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बार बार कहा जाता है, तो फाइनली एक्सेप्ट कर रहे हैं लोग। तो उसके लिए जो है हम लोग टर्म यूज करते हैं दे, उसके लिए टर्म दे यूज करते हैं। तो इसलिए जो है दे को डिकेड ऑफ द वर्ड जो है घोषित किया गया है दे को। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? दे करेक्ट आंसर हो जाएगा, दे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तो दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो बता दीजिएगा कौन से राज्य में जो कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है पूर्वी भारत का वैसे पहला एक कछुआ पुनर्वास केंद्र है, कौन से राज्य में स्थापित किया जाएगा? ये बात आपकी से पूछी है। उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़। विच स्टेट? बताइए फटाफट से आंसर। इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर छत्तीसगढ़? कौन सा राज्य में करेंगे? तो फर्स्ट आपका टर्टल बोलते हैं कछुआ। फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जो फर्स्ट टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर, ये किस राज्य में करेंगे? बताइए। तो देख लीजिएगा भागलपुर के अंदर जो है भागलपुर के अंदर टर्टल, भागलपुर के अंदर। ठीक है, तो ये हो रहा है भागलपुर के अंदर, बिहार के अंदर भागलपुर है वहां पर। ठीक है, वहां पर यहाँ क्या होगा एक्चुअली रिहेबिलिटेशन सेंटर में कि कछुआ जो है, ये टर्टल जो है, इनके साथ कोई दिक्कत हो गई, मतलब दिक्कत क्या हो गई कि किसी भी जगह से जो है इनका ट्रेड हो रहा है गलत तरीके से व्यापार हो रहा है, लेके जा रहे हैं, तस्करी हो रही है। तो उसके बाद जो उसको छुड़वा लिया गया, उसके बाद जो है उनको डायरेक्टली अगर हम लोग उसी जगह छोड़ आते हैं तो वो थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाते, कुछ दिक्कत भी हुई है उनको, थोड़ा बहुत कुछ चोट है, कोई डैमेज है, तो उन सबको ठीक करने के लिए एक रिहेबिलिटेशन सेंटर बना दिया, उसके अंदर उनको रखो एक बार, उसके बाद फिर उनका नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर बाद में छोड़ो। इसके लिए बनाया गया भागलपुर, बिहार के अंदर। और इसी के साथ मैं और बताऊं आपको, टर्टल की बात हो रही है तो टर्टल फ्रेश वाटर टर्टल है ये। इसके अलावा जो है ओलिव रिडली टर्टल जो है ये भी न्यूज़ में था काफ़ी इस साल। क्यों था? क्योंकि कोरोना के चलते जो है लोग जो है बीचेस पे गए नहीं और उसके कारण जो है मास नेस्टिंग हुई। मास नेस्टिंग ओलिव रिडली टर्टल की मास नेस्टिंग हुई। कहाँ पर? उड़ीसा के तट पर होती है। उड़ीसा के तट पर जो है ओलिव रिडली टर्टल के लिए फेमस है एक जगह, वो कौन सी है?
वो है आपकी भितरकनिका। भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पर। भितरकनिका नेशनल पार्क जो है वहाँ पर गहीरमाथा मराइन सेंचुरी है। गहीरमाथा देखिएगा क्या है वहाँ पर, भितरकनिका, भितरकनिका नेशनल पार्क है। कौन से स्टेट के अंदर है ये? उड़ीसा के अंदर है। और इसके अंदर है एक आपकी गहीरमाथा, गहीरमाथा मराइन सेंचुरी। ये किसके लिए प्रसिद्ध है मराइन सेंचुरी? ये किसके लिए प्रसिद्ध आपकी? ये है ओलिव रिडली टर्टल्स के लिए। ठीक है, तो ओलिव रिडली टर्टल का क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा कछुआ पुनर्वास केंद्र का क्वेश्चन भागलपुर के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये बात ध्यान रखना है। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और है कि जो फर्स्ट डॉल्फिन, पहला जो डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी है भारत का, वो भी इंडियाज फर्स्ट, ये बात इसके साथ ही हम लोग देख सकते हैं, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी, डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी क्या है? रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर हम लोगों ने एक वो बनाया है, ब्रिज बनाया है, उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी बना दी। लोग वहां से अच्छे से देख सकते हैं डॉल्फिन्स को। क्यों? क्योंकि डॉल्फिन जो है फिश नहीं है, डॉल्फिन मैमल है। आई होप यू नो, डॉल्फिन मैमल है। और मैमल्स जो है वो पानी के अंदर सांस नहीं लेते, वो ऊपर आते हैं, पानी के ऊपर जो है सांस लेने के लिए जब आएंगे तो ऊपर से नज़ारा देखो, डॉल्फिन्स को देखो। क्योंकि डॉल्फिन जो है भारत का क्या है, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, जो है गंगेश डॉल्फिन। गंगेश डॉल्फिन जो है, गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है वो भारत का, गंगेश डॉल्फिन, ये भारत का नेशनल एक्वाटिक एनिमल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल है ये। समझते हो ना इस बात को? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है ये गंगेश डॉल्फिन। इसके अलावा और क्या है? इंडस रिवर के अंदर भी इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। इसके अलावा एक इरावदी डॉल्फिन और है। इरावदी डॉल्फिन क्या है एक्चुअल में? इरावदी डॉल्फिन क्या भारत में पाई जाती है? बिल्कुल पाई जाती है। इरावदी डॉल्फिन जो है, इरावदी डॉल्फिन, ये एक्चुअल में इरावदी नदी है। इरावदी नदी की अगर बात करें, इरावदी अगर नदी की बात करें, ये तो है म्यांमार के अंदर। इरावदी नदी जो है वो तो है म्यांमार के अंदर, लेकिन इरावदी डॉल्फिन जो है वो भारत की चिल्का लेक में पाई जाती है। ठीक है ना, चिल्का लेक जो है उड़ीसा के अंदर, चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर है। आई होप यू नो वेरी वेल। तो चिल्का लेक उड़ीसा के अंदर जो है ये इरावदी पाई जाती है। लेकिन मुद्दा क्या था, क्वेश्चन क्या था मेन? इंडिया का फर्स्ट डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी कहाँ खोला गया है? वो भी भागलपुर बिहार के अंदर। ठीक है, वो भी कहाँ पर है? तो वो भी भागलपुर बिहार के अंदर बन रहा है, भागलपुर बिहार। ठीक है, दूसरी चीज हो गई भागलपुर बिहार में। एक तीसरी बात और बता देता हूं, गरुड़ कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, गरुड़ संरक्षण और पुनर्वास केंद्र भी बनाया जा रहा है भागलपुर बिहार के अंदर। गरुड़, ठीक है, गरुड़ पुनर्वास संरक्षण और पुनर्वास केंद्र भी भागलपुर बिहार के अंदर बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रख लेनी है। ये 2-3 बातें हो गई आपको। डॉल्फिन ऑब्जर्वेटरी हो गई, इसके अलावा जो है और क्या हो गया आपका, सॉरी, ये चीजें हो गई है तमाम आपको जो ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो इसी के साथ इसका करेक्ट आंसर क्या कर दूं अब मैं? ये आंसर हो जाएगा सी, बिहार का भागलपुर। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश पृथ्वी के करीब अपने उपग्रह की परिक्रमा के साथ निरंतर संपर्क स्थापित करने के लिए IDRS स्थापित करने की योजना बना रहा है? IDRS क्या है? इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। ये कौन कर रहा होगा तुम बता दो फिर। इंडियन लग रहा है तो इंडियन लग रहा है तो इंडिया ही कर रहा है। तो इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम ये कर रहा है इंडिया। ये क्या है एक्चुअल में? ये जो हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर, लोअर अर्थ ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट्स होते हैं, इस चीज को समझना तुम। ये जैसे अर्थ हो गया, ये अर्थ के जो है, अर्थ की मैंने आपको बताया था 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक क्या है, लोअर अर्थ ऑर्बिट है। तो इसके अंदर जो भी सैटेलाइट है, इनको हम लोग ट्रैक करने के लिए एक तरह से, ठीक है ना, ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम मान लो इसको, एक तरह से ट्रैक करने के लिए जो 160 से 2000 किलोमीटर के अंदर जो है, तो उसको लगा रहे हैं हम लोग ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक तरह से। तो ऊपर से हम लोग क्या कहां पर लगा रहे हैं इसको, IRDSS को, इसको हम लोग स्थापित करेंगे ऊपर यहाँ 35,786 किलोमीटर, या फिर उसको आप लोग कितना कह सकते हो, 36,000 किलोमीटर, जहां पर क्या है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो जहां पर है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट मतलब भूस्थिर उपग्रह,
तो भूस्थिर जो है उपग्रह हो जाएगा एक तरह से ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको छोड़ेंगे, जो कि अर्थ के साथ साथ घूमेगा। तो ऐसी 4-5 सैटेलाइट हम लोगों को छोड़नी है, तब हम लोग जो हमारी सैटेलाइट है उनसे लिंक कर पाएंगे, उनसे हम लोग कॉन्टेक्ट में रहेंगे। और स्पेशली गगनयान के लिए हम लोग कर रहे हैं, जो गगनयान के अंदर जो अभी हमारा जो स्पेस मिशन है, ह्यूमन स्पेस मिशन है, तो उसमें हम लोग जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे, जिसको वाई नॉट्स हम लोग कह रहे हैं इस बार, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे तो उनसे हम लोग कांटेक्ट में रहेंगे। तो ये चीज़ है। तो ये हमारा जो है 2020-21 के अंदर एक सैटेलाइट 2020 में छोड़ना है। एक सैटेलाइट जो है वो हमें 2020 में एक छोड़ना है, इसके अलावा 2021 में एक छोड़ना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग एक बार इतना तो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो कहाँ पर छोड़ रहे हैं ये बात पूछी जाए तो कहाँ पर है, जियो स्टेशनरी 35,786 या 36,000 किलोमीटर पर छोड़ रहे हैं हम लोग। ये जो आपका इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम है इसको। इसके अलावा इसका जो है किसके द्वारा छोड़ा जाएगा इसको, तो GSLV के द्वारा, जो जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है हमारा, उसके द्वारा छोड़ा जाएगा। इसका वेट जो है वो वजन कितना है, 2000 किलोग्राम के आसपास जो है वो वजन होगा। तो GSLV के द्वारा ही छोड़ सकते हैं हम लोग इस सैटेलाइट को। तो ये आपको तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए एक तरह से जो सैटेलाइट्स हमारी है उनको ट्रैकिंग पर्पज़ के लिए है ये। तो ये इसरो कर रहा है इस प्रकार का काम भी। तो ये ध्यान रखना है, जिससे हम लोग स्पेस में जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उन पर ट्रैकिंग कर पाएँ, उन पर नज़र रखेंगे। तो ये उनसे कॉन्टैक्ट में रहें, उसके लिए जो IDRS इंडियन डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर है। तो ये था आपका अंतिम क्वेश्चन आज का। इसका करेक्ट आंसर क्या लगा दूं, बता दो अब आप लोग ही। ए लगा दूं इसका करेक्ट आंसर, इंडिया हो गया। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे इसी प्रकार से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बार बार कह रहा हूँ, इट मीन्स इंपॉर्टेंट। हम लोग जो आपके लिए निकाल के लेके आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड है पूरे के पूरे। तो ध्यान लगा के सुनिएगा, पढ़िएगा। इसके अलावा पिछली क्लासेज जो बच गया है उनको देखता रहे बार बार से। जो नहीं देख पाए अभी तक तो वो रिपीटली देखें, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और की पॉइंट्स बनाने वाला काम जिसको समझ में आ गया हो तो वो बना के देखें, ताकि उनको क्विकली रिवाइज कर सकें, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। पढ़ते रहिएगा आप लोग और मोटिवेटेड रहिएगा। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।